बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस पाठ के अभी हम लोग अगले विभाग में प्रवेश कर चुके हैं, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सन 1900 तक आते आते बंबई में 84 कपड़ा मिल चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। अभी इसी दौरान दूसरे शहर से भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। जैसे अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला और अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। अभी सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी थी और हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेती हर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा जो था वो कपड़ा कारखानों का बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। इसका मतलब है कि जो प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था और ज्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी थी और लिहाजा भारत ने औद्योगिक स्तुति भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन जो भी था, मतलब वस्त्रों का जो उत्पादन होता था। फिर से एक बार बताती हूँ, भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रों उत्पादन जो होती थी वो पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफी कमी आ गई थी और सैनिक जो थे वह जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। अभी टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील, भारतीय इस्पात और लौह धातु की ये जो कला की कहानी है, हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 में तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते वो मारे गए थे। और टीपू की विश्व विख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों में बहुमूल्य संपत्ति है। इंग्लैंड में अभी भी वो रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी और इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। अभी इस वुड स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी और इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद 1 साल के बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड स्टील किस तरह बनाया जाता था और इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हड्डियों में रख दिया जाता था। हंडियों में, माफ कीजिए, मतलब फिर से एक बार दोहराती हूँ, इन भट्टियों में लोहे के कोयले के साथ मिलाकर, काठ कोयले के साथ पूरा मिलाकर छोटी छोटी हंडियों में रख दिया जाता था और तापमान के जटिल जो उतार चढ़ावों को नियंत्रण करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत
तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगलक इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अभी वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल और मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। आगे देखते हैं। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया था और विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल यानी 1818 से लेके 1822 तक का अध्ययन किया था। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील के बारे में लिखिए, ये आपका प्रश्न है जो आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।